हेलो स्टूडेंट्स। ये अपना पार्ट सेकंड है जो कि अपना अपन पढ़ रहे थे डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। उसका अभी तक हमने डेमोक्रेटिक राइट्स में जो चीज़ पढ़ी, एक बार मैं आपको शॉर्ट वे में बता दूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने एक ये चीज़ जाना था डेमोक्रेटिक राइट्स में कि ये जो वर्ड्स हैं डेमोक्रेटिक और राइट्स, ये दो वर्ड्स हैं। पहला है डेमोक्रेटिक, जिसका मतलब होता है लोकतंत्र। दूसरा वर्ड से दूसरा दूसरा वर्ड है राइट, मतलब अधिकार। डेमोक्रेटिक राइट मतलब कि लोकतंत्र देश में किस तरह के अधिकार लोगों को दिए जाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें हमने केस स्टडीज पढ़ी थी। एक थी हमारी, जो हम कह रहे थे यूएस द्वारा अपनाई जाने वाली, कि ग्वेंटेनामो ग्वेंटेनेमो वे जेल में यूएस ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे हमला करने वाले कुछ कुछ लोगों को, साथ ही साथ में उन लोगों को भी जिन पे यूएस को शक था कि इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर हमला किया था, उन लोगों को भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, जिसका नाम था ग्वेटेनोमा वे जेल। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। हमने एक कोसोवो कोसोवोवाई मिलोसेविक गवर्नमेंट के बारे में भी जाना था। साथ ही साथ में हमने सऊदी अरेबिया में जो राजा था डैनियल, उसके बारे में भी पढ़ा था कि वो किस तरह से लोगों के अधिकारों को नहीं मानता। इन केस स्टडीज के बाद हमने राइट्स इन अ डेमोक्रेसी पढ़ा था कि है ना, किस तरह के राइट्स होने चाहिए डेमोक्रेसी में। ये राइट्स क्यों होने चाहिए डेमोक्रेसी में, ये राइट्स को डेमोक्रेसी में होने की वजह हमने देखी थी कि लोगों को उनकी आज़ादी, उनकी इज्जत, उनकी सिक्योरिटी और उनको चांस कि वो जो चाहे वो काम कर सके, या फिर जो चाहे वो पढ़ाई करके किसी भी नौकरी में जाना चाहे उस नौकरी में जा सकते हैं। ये चीज़ हमने इसमें देखी थी। ये एक तरह से राइट्स देता था डेमोक्रेसी में लोगों को कि है ना, वो उनको अधिकार है, कई सारे अधिकार दिए जाते थे। और उन अधिकारों की गारंटी थी कि अगर आपसे ये अधिकार कोई छीनेगा तो आपके लिए सरकार खड़ी हुई है, आपके लिए जुडिशरी, आपके लिए न्यायपालिका खड़ी हुई है, दैट आर only for you if your fundamental rights are dominated by the other people, by the group of people, and by the government also। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा काम किया गया है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश कर रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स को नहीं मान रहा है और उनको तोड़ रहा है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स आप फील नहीं कर पा रहे हो, आप है ना यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ऐसे लोगों को पनिश भी किया जाएगा। आर्टिकल 32, जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, उनके द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के गेट खुल जाएंगे और आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात कह सकते हो कि इस इंसान ने या ग्रुप ने या गवर्नमेंट ने मेरे फंडामेंटल राइट्स को मुझसे छीन लिया। ये बात हम इसमें देखते हैं। अब इसके बाद हमने ये भी देखे थे कि व्हाट आर राइट्स, राइट्स क्या हैं। हमने राइट्स के बारे में पढ़ा था कि राइट्स एक क्लेम है जो कि हर किसी पर्सन को मिलते हैं। क्यों? जिससे कि अगर किसी ने उसके है ना मतलब किसी एक इंसान ने या सोसाइटी ने या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई गलत अत्याचार किए या फिर उसको ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं, तो उसके अपोजिट में क्लेम कर सकता है एक इंसान कि उसके ये राइट्स हैं, दैट वाई दे आर नॉट वर्क फोर्सफुली बाय द पीपल, बाय द सोसाइटी एंड बाय द गवर्नमेंट विदाउट हिज और हर चॉइस। ये चीज़ हमने देखी थी। हमने साथ में ये भी देखा था कि जो राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं हर किसी के लिए, हर किसी सिटीज़न के लिए। और हमने ये देखा था जितने राइट्स हैं उतना ही हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उन राइट्स को तो एन्जॉय करें, साथ ही साथ में दूसरे के राइट्स को भी मानें कि उस दूसरे को भी राइट्स हैं अच्छे से जीने के, अच्छे से घूमने-फिरने के, उसके राइट्स को हम एबॉलिश ना करें, उसको परेशान ना करें। ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखी थी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, कि
हमें ज़रूरत क्या है राइट्स की डेमोक्रेसी में, मतलब लोकतंत्र देश में हमें राइट्स की ज़रूरत क्यों है? वाई वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन अ डेमोक्रेटिक country? Then we see some points on it. That first is a right sustain a democracy, means अगर राइट्स हैं तो डेमोक्रेसी है, विदाउट राइट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर नॉट, बिकॉज इफ वी हैवेंट द राइट देन that is a simple mean that any any of them which have the power of economically or politically, that they are come and forcefully do anything with us. ये चीज़ हम जानते हैं। अगर राइट्स ही नहीं होंगे तो सामने से कोई भी उठकर आ सकता है जिसके पास पैसों की पावर है, मतलब बहुत सारा अमीर है वो, या फिर जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, मीन्स नेता है वो, तो वो कुछ भी करके आगे से उठकर आकर हमसे है ना कुछ भी करवा सकता है अपना काम, या फिर है ना फ़ोर्सफुली हमसे है ना कुछ भी हमारे अपोज़िट में कर सकता है। जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी नहीं होता। तो इसलिए राइट्स हमें ज़रूरी है। हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि राइट हमें वोट डालने का और अपनी खुद की गवर्नमेंट चुनने का अधिकार देता है। हमने ये भी देखा था कि राइट्स हमें अपने व्यूज़ को, अपनी मन की बात को कहने का, दिखाने का, फ्री एक्सप्रेशन का एक अधिकार देता है। ठीक है? हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का, साथ ही साथ में उनमें मिलने का अधिकार देता है। राइट्स हमें गारंटी देता है कि अगर हमारे साथ गलत हो, तो मतलब ये नहीं कि हमारे साथ है ना गलत हुआ है तो है ना हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम मेजॉरिटी में हैं कि ऐसे मानिए कि एक देश में 1 लाख लोग हैं, एक छोटा-सा देश है जिसमें 1 लाख लोग हैं, उनमें से 90,000 लोग तो एक कास्ट के हैं, 10,000 लोग एक कास्ट के हैं, या फिर 10,000 काले हैं और 90,000 गोरे हैं। तो उस हिसाब से कि अब आप लोग जो 10,000 हैं वो कम है तो आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। इस तरह की बात भी हमने देखी, तो ऐसी बात से भी कौन बचाता है हमें? राइट्स। हमें डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी से रिमूव कराता है हमारे राइट्स। हमें जीने का और इज़्ज़त से रहने का अधिकार दिलाता है हमारे ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। हमने है ना ये भी देखा था साथ ही साथ में, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करे तो उसके अपोजिट में हम खड़े हो सकते हैं विद द आर्टिकल 32 एंड विद द आर्टिकल 32 with in Supreme Court and with the Article 226 in High Courts। ये चीज़ हमने इसमें देखी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसके बारे में हमने देखा था और साथ ही साथ में ये जाना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट आर राइट्स टू इक्वलिटी, मीन्स all are equal, all are equal, no discrimination about caste, about gender, about race and etc। इस बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा कि वो अलग जाति का है, वो लड़की है, लड़का है, या कोई मतलब या ट्रांसजेंडर है, या फिर वो कि वो काला है या गोरा है। इस तरह से कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वलिटी माना जाएगा। राइट टू फ्रीडम, कि हर किसी को घूमने फिरने की आज़ादी है, हर किसी को जीने की आज़ादी है, हर किसी को पढ़ने की आज़ादी है, इस तरह के राइट्स। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि हर किसी को अपने मन मुताबिक काम करने की आज़ादी है। अगर कोई उसको एक्सप्लॉइट करता है तो उस वक्त वो इंसान उस एक आदमी के ऊपर जिसने उनको एक्सप्लॉइट किया है उनके ऊपर केस कर सकता है, राइट? जैसे कि we have seen various cases that the child labor are transferred in one place to another work for work. Why? They are not know about the work, uh, they are the children, but someone are collecting the children and
transfer it from one place to another and try to made them slaves. कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग हैं ना, कुछ बच्चों को पकड़ करके उनको ज़बरदस्ती से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं और उनको नौकर बनाकर या फिर उनसे गलत तरह के काम करवाकर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ऐसे राइट से भी, इस तरह का राइट भी है हमारे पास कि हम ऐसी अगर चीज़ को देखें तो हम उनके ऊपर कंप्लेन करके उन बच्चों को बचा सकें, या फिर वो बच्चे खुद भी अपने आप को बचा सकते हैं इस तरह के राइट्स से। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हर किसी को अपनी अपनी कल्चर, अपने एजुकेशन को बढ़ाने का, साथ ही साथ में इंस्टीट्यूशंस बनाने का अधिकार है। इंस्टीट्यूशंस मतलब कि जहाँ पे है ना वो अपने कल्चर की बातें पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, और हर कोई है ना जिस कल्चर को मानता है उस कल्चर में है ना वो जा भी सकता है, साथ ही साथ में उस कल्चर के लिए या उस कास्ट के लिए है ना वो मतलब चंदा बोलते हैं ना एक तरह से अपन, कि डोनेशन डोनेशन भी इकट्ठा कर सकता है, ऐसे काम कर सकते हैं। फिर कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, कि हमें पढ़ने का, हमें अपने ग्रंथ, अपने जो लोक कथाएँ हैं या फिर कहा जाए तो अपने, जैसे कि हम देखते हैं हिंदू में, हम देखें तो हमारे पास 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, जो कि इनको हम है ना पढ़ा सकते हैं, खुद पढ़ भी सकते हैं, इनको पब्लिकली शो भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। ऐसे ही मुस्लिम्स में कुरान के बारे में बता सकते हैं। कुरान के वो पढ़ाया भी जाता है छोटे बच्चों को एक स्कूल में, जो कि है ना मस्जिद के पास ही होती है, आप लोग जानते होंगे। और ऐसे ही कि जो क्रिश्चियंस हैं वो द बाइबल को भी पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं अपने, मतलब अपने बच्चों को, जो या फिर जो भी उनको पढ़ना चाहें उनको। इस तरह से हम बातें देखते हैं। हम देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर ये 5 राइट्स को हमसे छीना जाए तो हम आवाज़ कैसे उठाएं। हम आवाज़ उठा सकते हैं विद द आर्टिकल 32 एंड विद द आर्टिकल 226 के द्वारा। मीन्स 32 और 226 आर्टिकल के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं कि हमारे ये राइट्स को छीना गया है, एबोलिश किया गया है बाय द साइड ऑफ दैट पर्सन, बाय द साइड ऑफ दैट ग्रुप और दैट गवर्नमेंट। ये चीज़ कह कर के हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं और वो हमारी बात सुनेंगे। नाउ वी हैव रीड what various types of rights which are included, which are the container in the constitution of our of Indian constitution। ये चीज़ हम देखेंगे अब इसमें। अब हम इसमें देखते हैं तो राइट टू इक्वलिटी आर द फर्स्ट राइट एंड इट इज़ द बेस्ट, एंड इट इज़ मेड आफ्टर द क्लियरेंस and after the Britishers gone from the India। मीन्स ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये राइट्स को बनाया गया, जिससे कि जो ब्रिटिशर्स ने है ना ऐसी कुछ असमानता फैलाई थी, अनइक्वलिटी फैलाई थी, जैसे कि हम कहें तो लाइक दैट दे मेड various types of titles like sir, madame, madam, and viceroy, and something like that, mm, uh, राजा, समथिंग एट अदर्स, ऐसे कई सारे टाइटल्स दिए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा। तो ऐसे राइट्स को हटा करके, ऐसी टाइटल्स को हटा करके और कई सारी ऐसी चीज़ों को हटा करके हमें बराबर का अधिकार दिलाया गया राइट टू इक्वलिटी के द्वारा। अब वो बराबर के अधिकार कैसे हो सकते हैं? वो अधिकार हो सकते हैं राइट, जैसे कि जैसे कि हम देखें इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ मतलब कि कानून के सामने का अधिकार, कानून के समान अधिकार। तो कानून हर किसी के लिए, मीन्स law is making for all the peoples। it is unconditional that are the person are black or the person are white, the person are rich or the person are poor, the person is in the government or the person and the person
इज अ रैग पिकर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज हम इसमें देखते हैं कि सामने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर उसके राइट्स को उसके राइट्स को अबोलिश करके उसको दबाया गया है, तो उसके लिए हम अधिकार को दिखा सकते हैं, हम राइट मतलब इक्वलिटी को बना सकते हैं। जैसे कि एक इमेज आपको दिख रही होगी, इक्वलिटी का ये मतलब नहीं है कि सबको समान अधिकार देना। इक्वलिटी का मतलब है दैट वी गिव द freedom, we give the equal chance to both of them, both. And who are the both? Both are the those who have the power in the starting centuries, and both who haven't the power in the starting century, but now they are try to making their standards like that। कि पहले हम देखते थे कि पहले के ज़माने में मतलब स्टार्टिंग में हमारे मेडिवल और एंशियंट इंडिया में हम देखते थे कि कई लोग ऐसे थे लाइक ब्राह्मण्स, लाइक क्षत्रिय, ये काफ़ी अमीर थे। वैश्य भी काफ़ी अमीर थे। अब इनके अमीरी के बाद भी इनको है ना इस तरह से माना जाता था कि ये सर्वकर्ता हैं, इनकी वजह से देश चल रहा है और इनकी देखभाल करने के लिए कौन है? शूद्र लोग हैं। तो उस वक़्त में शूद्रों को पढ़ाया नहीं जाता था, शूद्रों को अधिकार नहीं थे। दैट व्हाई द शूद्र कास्ट आर no the Shudra caste are never be develop their selves because of the discrimination on the time of ancient India and the medieval India। उस वक्त में इनके साथ भेदभाव होता था इस वजह से, जैसे कि छुआछूत का भेदभाव, जैसे कि जिस जगह पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य पढ़ रहे हैं वहाँ पे ना पढ़ने का वजह ना पढ़ाया जाए ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ हम देखते थे। तो इसकी वजह से इन सब का सॉरी इन सब का दिमाग के विकास से पीछे रह गया बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और राइट टू इक्वलिटी हमसे कहता है कि टू गिव द एजुकेशन ऑफ बोथ विद द सी दियर पास्ट, उनके पास्ट को देख करके उनको एक इक्वल बनाने का चांस दो। अब जैसे कि इमेज दिखाई है, 3 एप्पल ऊपर लटके हुए हैं, तीनों की एक ही ऊंचाई है, एक इंसान की हाइट अच्छी है, एक की मीडियम है और एक की बहुत ज़्यादा छोटी है। अच्छी हाइट वाला तो आराम से एप्पल ले लेगा, मीडियम हाइट वाला मीडियम हाइट वाला वो उचक के कोशिश कर रहा है लेने की, पर वो भी ले लेगा, पर छोटी हाइट वाला तो नहीं ले पाएगा ना एप्पल। तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी में हमसे कहता है कि जो लंबा इंसान है, जो लंबाई में अच्छा है, जिसकी लंबाई जिसकी अच्छी है, उसके नीचे एक छोटा सा बोर्ड लगाओ। जिसकी लंबाई थोड़ी कम है उसके नीचे थोड़ा बड़ा बोर्ड लगाओ, और जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा कम है उसके नीचे सबसे बड़ा बोर्ड लगाओ, जिससे कि वो तीनों एप्पल तक पहुँच सके। ये चीज़ हम इसमें देखते हैं राइट टू इक्वलिटी में। ठीक है? ये हमने राइट टू इक्वलिटी में पढ़ा। अब हम राइट टू इक्वलिटी के बाद और क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम के बारे में, व्हाट द मीन ऑफ फ्रीडम? फ्रीडम जस्ट मीन टू डू एनीथिंग, इज इट? अगर ये बात है कि फ्रीडम का मतलब है कि जो चाहो वो करो, तो दैट आर द फेक और दैट आर द मिथ ऑफ योर। ये एक तरह की झूठ है। फ्रीडम का मतलब है कि आप वो कर सकते हो जो सिर्फ आप तक सीमित है। इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट विच आर इफेक्ट सम अदर पर्सन, that means you are doing wrong, and that is not your freedom, because freedom said you have freedom to do what with some constraint। फ्रीडम हमसे कहता है कि आप कुछ भी करो, लेकिन डायरेक्टली किसी और इंसान को आपसे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्टली तो सामने वाला चाहे अपना भाई दुश्मन टाइप हो, अब वो अपने को दुश्मन मानता हो, अपन एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंच गए, अपन है ना कुछ बन गए, तो सामने वाला तो जल जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें स्वतंत्रता नहीं है अच्छी ऊंचाई तक पहुंचने की, अच्छे काम करने की। चाहे सामने वाला तो जले तो जल, भाई इनडायरेक्ट वे में तो इफेक्ट हो रहा है, हमने तेरे को कोई इफेक्ट नहीं किया। इफ बट वी इफेक्ट डायरेक्टली, लेकिन अगर हम उसको दबा करके फिर ऊंचाई पे चढ़े,
मीन्स दैट इज रॉन्ग। लाइक दो बिजनेसमैन हैं, एक है ना ऊंचाई पे पहुंच गया खुद के बलबूते पे, तो अच्छा है, इट इज करेक्ट, इट इज द वे टू फ्रीडम बिकॉज ही टुक द आइडियाज आवरसेल्फ, उसने खुद ने आइडियाज को चुना और उसको चुन करके वो ऊंचाई तक पहुंचा और बड़ा बिजनेसमैन बना। बट अगर हम देखें कि उसी बिजनेसमैन ने मतलब जो ऊपर पहुंच चुका है, अब नीचे वाले बिजनेसमैन ने कुछ ऐसा आइडिया किया कि जो ऊपर वाला बिजनेसमैन है जो है ना बढ़िया बिजनेसमैन बन गया है, अमीर बन गया है काफी, उसके मतलब उसके साथ गलत हुआ। उसके जो प्रोडक्ट्स थे, सर्विसेज थी, उनके बारे में है ना गलत अफवाहें फैलवा दी, गलत बातें बोल दी, जिसकी वजह से वो इंसान था जो बिजनेसमैन था जो ऊंचाई तक पहुंच चुका था, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विस है ना बिल्कुल बिगड़ गए, उसके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। दैट इज वेरी बैड, दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट टू डू दैट टाइप ऑफ थिंग विच इन विच इफेक्ट दैट वे। इस तरह के तरीकों से ये तरीका जो किया गया दूसरे बिजनेसमैन के द्वारा, ये बिल्कुल गलत था एंड दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इस पर है ना जो बिजनेसमैन है, मेन बिजनेस बड़ा बिजनेसमैन है, वो है ना बात बोल सकता है कि इसने गलत बातें फैलाई मेरे बारे में एंड वी हैव द राइट टू फॉरगेटन अंडर आर्टिकल 21 आर्टिकल के तहत राइट टू फॉरगेटन को वो यूज करके इन बातों को मिटा सकता है सोशल मीडिया से एंड ऑन दैट टाइम दे हैव द पावर डू विथ टू डू समथिंग डिफरेंट। उस वक्त है ना वो इन राइट्स के जरिए, इस आर्टिकल के ज़रिए अपने आप को है ना फिर से ऊँचाई पे पहुँचा सकता है, जिससे कि है ना लोगों के दिमाग से सारी बातें हट जाएँगी और फिर वो इंसान अपने फिर से काम पर लगकर अपने मतलब अपने ऊपर काम कर सकता है। ये सारी चीज़ हम इसमें देखते हैं। नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम जो फ्रीडम है उसमें कई सारी ऐसी बातें देखते हैं, जैसे कि हमें बोलने की, हमें स्पीच देने की आज़ादी है, हमें एक्सप्रेशन दिखाने की आज़ादी है। कैसे? नाटकों के ज़रिए और सीरीज़, पिक्चर्स और ड्रामा करके, मतलब जो रोड साइड शो होते हैं ना उसके ज़रिए, या फिर पेंटिंग बना करके, या फिर सॉन्ग सॉन्ग गा करके हम है ना फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी, हम अपनी बातें कह सकते हैं। ये हमारे पास अधिकार है। जैसे कि अभी मैं आपको नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? किस तरह से? बिकॉज़ वी आई हैव द राइट टू गिव आवर सर्विस, टू गिव माय सर्विस टू यू एंड इट इज़ अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ मी। अगर मैं चाहूँगा तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, नहीं चाहता तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। इस जगह पर ये पब्लिकली खोला गया है जिस तरह कि मैं आप सब तक अपनी बातें पहुँचा सकूँ और ये बातें बस एक लिमिट में होनी चाहिए, एक कॉन्स्टेंट में होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि है ना देश में अशांति फैले। अब अशांति का मतलब देश में विद्रोह बने, देश वाले सोचे कि गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा देश के अंदर और है ना मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। नाउ फ्रीडम टू असेंबल इन अ पीसफुल मैनर, हम कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं बिना शस्त्र उठाए, मतलब बिना बिना जो हथियार होते हैं ना जैसे तलवार, भाले, बंदूक, तोप, ऐसी चीज़ों को बिना उठाए हम कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार है। हमारे पास अधिकार है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कि हम अपने मतलब ग्रुप बना सकते हैं, कई लोगों को अपने ग्रुप में मिला सकते हैं और एक साथ खड़े हो सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं मिल कर के, ये हमारे पास अधिकार है। फिर फोर्थ फ्रीडम इज टू फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन द पार्ट ऑफ इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मीन्स वी हैव द फ्रीडम टू विजिट एनी साइड ऑफ द कंट्री, मतलब देश के अंदर हम कहीं भी आ जा सकते हैं, चाहे देश का कोई भी कोना कोना हो। बट सम कॉन्स्टेंट इज इन, कौन कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं, कौन कौन सी लिमिट होती है इस जगह पर? द कॉन्स्टेंट इज दैट लाइक with the seeing of security purpose we haven't the right to visit there। हम सिक्योरिटी पर्पस के जहाँ पे काम किए जाते हैं, लाइक आर्मी एरिया, लाइक रिसर्च एरिया,
like that area which are made for sovereignty prospectus, कि संप्रभुता वाले एरिया पर, जहाँ पर मतलब जहाँ पे देश के लिए है ना बातें कही जाती है, देश के लिए आइडियाज निकाले जाते हैं, ऐसी जगह पर हर किसी इंसान का आना मना है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली में, ठीक है ना, ये कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं। नाउ फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम कहीं भी रह सकते हैं, मतलब वहाँ पे अपना खुद का कारो मतलब बिजनेस चालू कर सकते हैं, या फिर किसी जॉब में लग करके वहाँ पे आराम से रह सकते हैं, घर खरीद करके या घर बनवा करके। लास्ट इज दैट प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम किसी भी प्रोफेशन की मतलब किसी भी काम की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, कोई सी भी जॉब कर सकते हैं। और ट्रेड, कोई सा भी व्यापार, कोई सा भी बिजनेस चालू कर सकते हैं हम। ये सारे हमारे क्या होते हैं, दैट आर दी फ्रीडम्स ऑफ अस, ये हमारे फ्रीडम होते हैं। अगला हमारा आता है राइट, जिससे हम कहते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। अब राइट टू एक्सप्लॉयटेशन ये क्या है, ये मैंने आपको बताया, लाइक एक मतलब ट्रैफिक करना ह्यूमन बीइंग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किस लिए, उनको स्लेव्स बनाने के लिए। वेरियस टाइप्स ऑफ स्लेव्स आर इन दी वर्ल्ड, ठीक है, हम ये चीज़ देखते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ स्लेव्स, लाइक कई ऐसे स्लेव्स होते हैं जैसे कि है ना, औरतों लड़कियों को बेचा जाता है, लाइक छोटे बच्चों को काम पे लगाया जाता है, या फिर बंधुआ मजदूर हम देखते हैं। तो इस तरह के है ना स्लेव्स को हम कई बार देखते हैं, जो कि हमें अंदर से है ना सोचने पे मजबूर कर देते हैं, हैव वी राइट और नॉट, क्या हमारे पास अधिकार है कि नहीं। क्योंकि अगर हमारे पास अधिकार है तो ये जो स्लेव्स हैं इनके पास भी अधिकार है, और इनके पास अधिकार है तो ये अपनी बातों को आगे क्यों नहीं रख पा रहा है, इस चीज़ के वो हम कई बार सोचते हैं, ठीक है। अब इनमें आते किस तरह के राइट्स हैं एक्सप्लॉयटेशन में, ठीक है, सॉरी, इसमें आता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग करना, कैसे, एक जगह से दूसरी जगह जबरदस्ती किन्हीं लोगों को ले जाना और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करवाना, और उनको खाने के लिए ज़्यादा कुछ ना देना, और उनको पैसे ना देना, उनकी मेहनत मजदूरी मत ना देना, और उनसे ज़बरदस्ती मतलब 15-20 घंटे काम करवाना, ये सारी चीज़ हम देखते हैं गलत है। ये एक्सप्लॉयटेशन है, और इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में हमें राइट मिले हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अर्जी डाल सकते हैं कि हमारे को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो इस ज़रिए हमें ये एक्सप्लॉइट कर रहा है ये इंसान या ग्रुप या गवर्नमेंट, तो हमें इससे राहत चाहिए। ये चीज़ हम देखते हैं इसमें। इसमें हम देखते हैं प्रोहिबिटेड, फोर्स्ड लेबर और बेगर, हम ज़बरदस्ती से जो काम कराए जाते हैं उनको, उन चीज़ को हम रोकते हैं, उन चीज़ पे हम आवाज़ उठा सकते हैं। हम देखते हैं प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर, मतलब जो बच्चों को ज़बरदस्ती से काम कराया जाता है उसको हटाने की बात हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में देखते हैं। ये सारे राइट्स हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। Now we have the fourth right is the right to freedom of religion. हमें अपने मन मुताबिक कास्ट, अपने मन मुताबिक जाति, धर्म को अपनाने की आज़ादी है। देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, कोई भी स्टेट भारत के अंदर, चाहे वो असम हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो केरला, कर्नाटका, राजस्थान, म्यांमार, सॉरी राजस्थान, और अपन का यूपी, जम्मू कश्मीर, कुछ भी हो, ये हमारे स्टेट्स हैं, और इन पर आज के वक्त में कोई भी ऐसा नहीं है कि है ना कोई स्पेशल कास्ट का दबदबा हो, कि ये हिंदू स्टेट है, ये मुस्लिम स्टेट है, ऐसा हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हमें आज़ादी है, हम किसी भी धर्म को अपनी मन मुताबिक मान सकते हैं, और इनके बारे में बोल भी सकते हैं कि हम इस धर्म को मानते हैं तो हम तो इसी धर्म में रहेंगे। ऐसी बात हम इसमें देखते हैं। ऑल रिलीजन आर गिवन इक्वल रेस्पेक्ट, हर रिलीजन, हर धर्म और जाति एक दूसरे को इक्वल रेस्पेक्ट की निगाहों से देखती है। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू
प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट हिज ओन रिलीजन। हर इंसान के पास आज़ादी है अपनी बात रखने की अपने धर्म और जाति के ऊपर। वो स्पीच भी दे सकता है कि हमारी जाति में ऐसा है, वैसा है, हम इस तरह की बातें मानते हैं। वो इंसान कुछ प्रोग्राम करने के लिए डोनेशन भी इकट्ठे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। ठीक है। अब अगला हमारा राइट आता है, इसी के अंदर है जो कि इसके ही पार्ट में गिनते हैं हम, जिसका कहते हैं हम कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कि हर किसी को अधिकार है कि वो अपने शिक्षा को, मतलब जो उसकी शिक्षा प्रणाली है, जैसे हिंदुओं को गीता पढ़ाना ज़रूरी है, या हिंदू जो भी चाहे वो गीता पढ़ सकते हैं, या फिर कुरान मुस्लिमों को पढ़वाना है तो ऐसे में उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाए जाएँ। बाइबल क्रिश्चियंस को पढ़वाना है तो उनके लिए स्पेशल स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन बनाई जाए। ऐसी चीज़ हम देखते हैं और वही चीज़ हमसे कहती है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। ठीक है ना? कि हमें आज़ादी है कि हम अपनी भाषा, अपनी जाति, अपने धर्म और अपने संस्कृति को बढ़ाकर पढ़ा सकते, मतलब दिखा सकते हैं। हम है ना अपने लोगों को जो हमारी जाति के हैं या फिर जो पढ़ना चाहते हैं हमसे वो चीज़ें, उनको स्पेशली पढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ हम इसमें देखते हैं। ठीक है? अब इसके बाद हम देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस इज द लास्ट लास्ट राइट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, लास्ट level of the fundamental right. Uh, the Dr. B.R. Ambedkar, Bhimram Ramji Ambedkar said that the Article 32 are the heart and soul of the right. बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है वो हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस फंडामेंटल राइट्स का एक मतलब दिल और आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो हमें आज़ादी देता है कि अगर हमारे फ्रीडम को, अगर हमारी राइट्स को, हमारे अधिकारों को छीना गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात कह सकते हैं और है ना उस एक इंसान या फिर ग्रुप या गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं। ये चीज़ हम देखते हैं इसमें। दिस इज़ द राइट दैट मेक ऑल राइट इफेक्टिव। ये जो राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये अधिकार जो सभी अधिकारों को प्रभावी बनाता है, मतलब सभी अधिकारों को होने से ना होने वाले लोगों से, मतलब जो उन अधिकारों को नहीं होने देते, नहीं, मतलब कि एक तरह से ऐसे इंसान जो कि दूसरे इंसान के राइट्स को छीन रहे हैं, उसके अपोजिट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला राइट बनाया गया है उस इंसान के ऊपर केस करने के लिए, उस इंसान को पनिश करवाने के लिए। इफ अ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड और टेकन अवे, ही एंड शी कैन सीक रेमेडी दो कोर्ट्स। मतलब कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है या उसे छीन लिया जाता है तो वह न्यायालयों के माध्यम से उपचार की तलाश कर सकता या सकती है। मतलब कि अगर मान के चलिए राहुल और अक्षय की बात हम करें तो अक्षय एक इंटेलिजेंट लड़का है, ठीक है। राहुल एक मैच्योर लड़का है। राहुल ने अक्षय को कहा कि है ना मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू है ना मेरे ये काम कर और 10 साल तक तुझे काम करना होगा, उसके बाद है ना मैं तेरे को अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो राहुल अगर नहीं, मतलब अक्षय अगर नहीं चाहता करना पर उसे पढ़ना है, उस बेसिस पर उसे एक बार है ना वो अपने साथ, राहुल अपने साथ अक्षय को लेके गया। अब अक्षय को वहाँ पर ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे खाना नहीं दिया जाता टाइम पे। तो एक तरह से उसके राइट्स को दबाया जा रहा है। तो वो अपने राइट्स को दिखाने के लिए, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन को बताने के लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का यूज़ कर सकता है और कोर्ट में जाकर राहुल के खिलाफ केस कर सकता है। ये चीज़ हम इसमें देखते हैं। ठीक है। अब कि इंसान, देश के अंदर 1.4 मिलियन के आसपास अपन ह्यूमंस हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये इतने ह्यूमंस हैं तो भाई इतने सारे ह्यूमंस को सबको तो पता नहीं होगा कि उसके क्या क्या राइट्स हैं। देन
how we said that we have the right and you have to go to the court and use the article 32 and sue the person that are prohibited, that are insulted you in the society, that are exploit you in the society. हम मतलब हर किसी को तो अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता नहीं है ना, तो ऐसे वक्त में कौन उनको बचाता है? उनको बचाने के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशंस बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी और कुछ प्राइवेट भी, जो कि देखती हैं कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा या ह्यूमन राइट्स को छीना तो नहीं जा रहा किसी से। अब वो कौन-कौन से होते हैं, उनमें से एक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी। एनएचआरसी हमसे कहती है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1993। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाई गई थी 1993 में, 1993 में। इट्स मेन वर्क, इसका प्रथम उद्देश्य है इज टू फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स को फोकस करें, ह्यूमन राइट्स को देखें एंड हेल्प द विक्टिम्स, और उन लोगों की मदद करें जिनके ह्यूमन राइट्स छीन लिए गए हैं, हुज राइट्स आर वायलेटेड, मतलब जिनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, ऐसे लोगों की मदद करे कौन? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, क्योंकि हर किसी को अपने राइट्स के बारे में तो पता है नहीं, तो पता अब उसको है नहीं तो फिर वो तो एक्सप्लॉइट होगा, उससे तो कोई भी आके दबा देगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में उस इंसान के लिए किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, तो वो किसी, यही है एनएचआरसी। ठीक है, एनएचआरसी खड़ी हुई और उस इंसान के लिए बात उठाई कि इस इंसान के राइट्स को दबाया जा रहा है, भाई कोर्ट वालों इसकी बात सुनो। ऐसी चीज़ हम इसमें देखते हैं। फिर हम कुछ और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मतलब जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर स्कोप टू एक्सपैंड द फंडामेंटल राइट्स। संविधान हमें ऑफर देता है और स्कोप देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को बनाने का। लाइक स्कूल एजुकेशन हैज़ बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजन, कि स्कूल एजुकेशन जो है, मतलब पहली से लेकर 12वीं तक की जो पढ़ाई है, वो एक फंडामेंटल राइट के तौर पे अभी 2014 के बाद ली गई है, जो कि 21 ए आर्टिकल में डाल दी गई है। अब इसके तहत होता क्या है? इसके तहत हमें पढ़ने का अधिकार है स्कूल के अंदर, हर एक इंडियन सिटीजन को। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ लीगल राइट, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, ये एक लीगल राइट बन चुका है। हमें प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है एक लिमिट तक हम रख सकते हैं, तो हमारे कोई इसके लिए है ना दबाएगा नहीं कि है ना आपने प्रॉपर्टी क्यों रख रखी है, आप ऐसे कर रहे हो, ये गलत है बिल्कुल, ऐसी चीज़ों को। फिर राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेज, कि हम, क्योंकि 2005 में, सॉरी, 2005 में आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, की जो एक अमेंडमेंट था 368 आर्टिकल के द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया था, उसको कंप्लीट कराया था किसने? एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो कि प्रेसिडेंट थे उस वक्त में। उन्होंने साइन करके इस अमेंडमेंट को लागू करवाया था और इस अमेंडमेंट के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है गवर्नमेंट ऑफिसेज से। ये हमारे पास राइट है। राइट टू वोट इन इलेक्शन, हमारे पास राइट है इलेक्शन में वोट करने का। ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं, किसमें? संविधान। संविधान मौलिक अधिकारों के विस्तार की गुंजाइश प्रदान करता है। किस तरह से? इन इसी तरह से कि स्कूली शिक्षा भारतीय नागरिकों का अधिकार बन गई है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है, हर कोई संपत्ति रख सकता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। सरकारी कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, मीन सरकारी, जो सरकारी कार्यालय हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है, अगर हमें कुछ जानना है तो हम आरटीआई लगा करके उनसे जान सकते हैं। चुनाव में मतदान का अधिकार, चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी हमारे पास है, हम ये चीज़ देखते हैं। अब सिर्फ एक ही तो नहीं होगी, कई सारी ऐसी कमीशन होती हैं, तो उसमें से एक है जो कि है ना वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये हमारे कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमारी संस्कृति,
हमारी संस्कृति और हमारे संस्कृति को बचाता है। हम इस तरह के राइट्स, जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंट रिकॉग्नाइज मैनी राइट्स। जो इंटरनेशनल कन्वेंट है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया है, वो भी कुछ राइट्स देता है, जैसे कि राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, ठीक है ना, और राइट टू सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, सॉरी, फिर राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मीन्स पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, एंड लास्ट इज राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, मीन्स सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, फिर राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर एक्सेट्रा, स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल आदि का अधिकार। ये सारे अधिकार हमें इंटरनेशनल कन्वेंट के द्वारा दिए गए हैं। अब ये हमारे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को सोच करके दिए गए हैं कि हम इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली इनसे पीछे न रह जाएं। इस हिसाब से ये राइट्स कुछ दिए गए हैं। इसमें हमने एक वे पढ़ा, मीन्स एक साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी पड़ी कि उन्होंने क्या राइट्स दिए। उन्होंने राइट दिए, उन्होंने जो अधिकार दिए हैं वो है राइट टू प्राइवेसी, मतलब निजता का अधिकार, मीन्स इंसान, जो इंसान है, जो सिटीजन है वहाँ का, वो है ना कुछ भी कर सकता है बिना किसी को जबरदस्ती, ऐसे ऐसे कोई जबरदस्ती उससे पूछ नहीं सकता। उसे प्राइवेसी है, वो अपना काम कर सकता है चुपचाप से बैठकर बिना किसी को बताए। एडिक्वेट हाउसिंग, मतलब पर्याप्त आवास, कि वो अपना बढ़िया घर बना सकता है। राइट टू एक्सेस टू हेल्थ केयर, वो अपनी हेल्थ पर, अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकता है। एंड सफिशिएंट फूड एंड वाटर, वो सफिशिएंट मतलब खाना और पानी अपने पास रख सकता है। ऐसी चीज का अधिकार है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी गारंटी साउथ अफ्रीका देता है। ठीक है, क्या हुआ? एक और स्लाइड तो है ना। हाँ जी, ये सब चीज हमने इसमें पढ़ी। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अपना चैप्टर हुआ ख़त्म, और अपनी बुक फर्स्ट, सॉरी, अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक हो चुकी है ख़त्म। और यहीं पर अब हमारा हिस्ट्री एंड पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। और अगर आपको समझ में नहीं आई हो, देन द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। गो एंड ask me what you know, what you not understand by me, that are that are teach by me, मीन्स उस जगह पर कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई जो कि मैंने पढ़ाई थी। और उससे मैं है ना फिर समझाऊंगा आपको कमेंट सेक्शन या फिर एक लाइव क्लास करके। ठीक है ना। अभी अगर आपको पसंद आए तो कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी, मत करो, जाओ भाग जाओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून, टेक केयर।